आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी आर्टिस्ट के साथ जो बहुत ही मुनफरिद अंदाज में कैलीग्राफी करती हैं। मेटल में 2-3 टेक्निक्स पे मैं काम करती हूँ। कि जो मेटल के ऊपर कैलीग्राफी होती है वो तो काफ़ी मुश्किल होती है, और एक लड़की होकर आप ये काम कर रही हैं। ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि बाहर मार्केट जाके ढूंढना पड़ता है, फिर देखना होता है कि कौन सा बर्तन कट सकता है, कौन सा नहीं कट सकता। तकरीबन इस साल हो गई हैं, कोई 6 से 7 एग्जीबिशन हुई हैं। आइडिया दे दें कि एक प्रोडक्ट अगर आपने कुछ बनाया है तो क्या उसकी अमाउंट होती है? महंगा शौक नहीं है? काम करते रहो तो एक टाइम आता है कि जब आप उससे ज़्यादा अर्न करना शुरू कर देते हो। कोई स्पेसिफिक बर्तन होता है इसके लिए? वैसे तो ज़्यादातर सिल्वर, जो हम घर में एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, जिसे हम लोकल ज़बान में सिल्वर की देगचियाँ हैं वो कहते हैं, वही वाले यूज़ होते हैं ज़्यादातर। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी आर्टिस्ट के साथ जो बहुत ही मुनफरिद अंदाज में कैलीग्राफी करती हैं। हमने अक्सर लोगों को देखा है कि कागज़ों पर कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, लेकिन समारा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बर्तनों पर भी कैलीग्राफी करती हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से ही मज़ीद टेक्निक्स कैलीग्राफी के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समारा, आप कैलीग्राफी करती हैं और बहुत ही मुनफरिद अंदाज में करती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मेटल के ऊपर कैलीग्राफी होती है वो तो काफ़ी मुश्किल होती है, और एक लड़की होकर आप ये काम कर रही हैं, तो ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से ऐसी इंस्पिरेशन आई? अच्छा, इसमें काफ़ी लोग, बल्कि सबका पहला क्वेश्चन यही होता है कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई। इंस्पिरेशन ऐसे ही रैंडम चीज़ों से, दरख्तों से, फूलों से, पौधों से, चम्मच, मेज़, ये रैंडम चीज़ें देख के ये ख़्याल आता था कि ख़ताती को एक इन चीज़ों के थ्रू पब्लिक के सामने लाया जाए, ताकि उनको ये पता चले, उनके अंदर ये शऊर आए कि ख़ताती जो है वो खूबसूरत लिखाई को कहते हैं, और वो किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी मीडियम में हो सकती है, किसी भी कलर स्कीम के साथ हो सकती है, किसी भी 2D 3D हो सकती है। तो और कितना मुश्किल आपने पूछा कि किस तरह से है, तो मेटल में 2-3 टेक्निक्स पे मैं काम करती हूँ। कुछ काम के लिए पहले मैं आर्मेचर बनाती हूँ, उसका जो एक ढांचा कह लें, फिर उसके बेस कह लें आप हमारी ज़बान में। बेस के बाद फिर उसके ऊपर अल्फाज की कटिंग, कुछ CNC वगैरह का काम होता है बाहर से, या प्लाज्मा कटिंग, फिर उसके बाद उसकी वेल्डिंग वगैरह होती है, और फिर जो है वो फिनिशिंग या पॉलिशिंग का काम होता है। इस तरह एक पीस को तैयार होने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डिफरेंट स्टेजेस से, और फिर एक पीस तैयार हो जाता है। आपने क्यों सोचा कि आपको अब मेटल पे ट्राई करनी चाहिए कैलीग्राफी? अच्छा, ये यूँ स्पेसिफ़िक नहीं था कि मेटल पर ही, इस तरह था कि लोकल चीज़ों पे करनी है। अब वो लोकल चीज़ें, पहले तो मैं टूथब्रश, ऐनक, कुर्सी, और बिल्कुल जो हम रूटीन में हमारे हाथ लगती है डेली, सुबह उठने से लेकर रात तक हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उन्हीं से स्टार्ट हुआ। फिर उनके अंदर फिर एक ही किचन की आइटम्स थे, जो बाल्टी, देगची और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। बाल्टी, देगची, पैन्स। तो घर वाले नहीं कहते थे कि हमारे बर्तन आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? जहाँ जा रहे थे उनको फिर वापस भी आते थे, तो उन्हें नज़र आता था कि जब जा रहे हैं तो फिर वापस इस तरह से आ रहे हैं, तो दे ऑलवेज़ अप्रिशिएट मी। सबसे पहली चीज़ जो आपने बनाई वो घर से ही शुरुआत हुई, घर के बर्तनों से? पहली चीज़ घर के बर्तनों से ही हुई थी, एक देगची थी, लेकिन उसके बाद ये है कि अब मुझे बर्तन, चूँकि वो सोचना होता है कि इसके ऊपर किस तरह का फ़ॉन्ट आना है, किस तरह का स्टाइल आना है, कंपोज़ कैसे करना है, तो अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि बाहर मार्केट जाके ढूंढना पड़ता है, फिर देखना होता है कि कौन सा बर्तन कट सकता है, कौन सा नहीं कट सकता, कौन सा वेल्ड हो सकता है, कौन सा वेल्ड नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई स्पेसिफिक बर्तन होता है इसके लिए? वैसे तो ज़्यादातर सिल्वर, जो हम घर में एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, जिसे हम लोकल ज़बान में सिल्वर की देगचियाँ हैं वो कहते हैं, वही वाले यूज़ होते हैं ज़्यादातर। जो इसको काटने की टेक्निक होती है वो क्या है, वो हमसे थोड़ा सा शेयर कीजिए। वो यही है कि सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, उसके ऊपर ख़ताती होती है, बल्कि ख़ताती बर्तन के ऊपर भी डायरेक्टली नहीं होती, वो कुछ पेपर्स के ऊपर होती है, फिर उसकी कटिंग होती है पेपर की, फिर वो बर्तन के ऊपर चिपकाए जाते हैं, फिर उसके बाद बर्तन की कटिंग होती है, फिर बर्तन जो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कटिंग के टाइम पे, वो फिर उसको सीधा कराती हूँ, फिर वेल्डिंग, अगर कुछ टूट गया तो वेल्ड होता है, फिर उसके बाद वेल्डिंग के बाद उसकी पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग से पहले या बाद में वो मुझ पे डिपेंड करता है, कभी मैं पहले ही फिनिशिंग कर लेती हूँ, कभी मैं बिल्कुल एंड पे लास्ट स्टेप फिनिशिंग का होता है।
तो ये काम घर में हो जाता है या कोई स्पेसिफिक आपने जगह बनाई हुई है इसकी? नहीं, कोई एक स्पेसिफिक जगह भी नहीं है और घर में भी नहीं, ये डिफरेंट जगहों से होगा। मतलब कोई एक, जैसे एक तो देगची ख़रीदनी, फिर खताती वगैरह तो ज़ाहिर है घर में हो जाती है, लेकिन बाकी सारे काम जो हैं, चाहे वो मेटल में हो या वो लकड़ी में हो या वो किसी भी मटेरियल में हो, वो डिफरेंट जगहों से होंगे। वेल्डिंग वाला काम वेल्डिंग से होगा, पॉलिशिंग वाला पॉलिशिंग से होगा। ये काफ़ी महंगा नहीं है? महंगा शौक नहीं है? महंगा है बिल्कुल, फ़ाइन आर्ट्स वैसी महंगी फील्ड है, लेकिन ये है कि अगर आप काम करते रहो तो एक टाइम आता है कि जब आप उससे ज़्यादा अर्न करना शुरू कर देते हो। आपने इसको प्रोफेशनली सीखा है? मेरी BFA बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स मैंने किया, उसमें मैंने मेजर कैलीग्राफी रखा, तब मैंने खताती सीखी सर इरफान अहमद ख़ान से। फिर शिबली मुनीर सर हैं, उन्होंने मुझे ये थीसिस में काम कराया। फिर मैंने MPhil भी फ़ाइन आर्ट्स में ही किया। तो मेरी तो सारी, यानी इंटरमीडिएट के, बल्कि इंटरमीडिएट में भी मैंने फ़ाइन आर्ट्स रखा, तो मेरी तो मैट्रिक के बाद से अब तक फ़ाइन आर्ट्स ही चलती आ रही है, एज़ करियर, एज़ प्रोफेशन, एज़ अ स्टूडेंट। पढ़ा भी यही और अब पढ़ा भी यही रही हूँ। जब नई नई चीज़ें अपने टीचर्स के पास बना कर लेकर जाती थी तो एप्रिसिएशन मिलती थी? पूछते थे ये क्या, कैसे बनाया है? खुश होते थे? अच्छा, वैसे तो उनसे डिस्कस होके ही काम होता था, जाहिर सी बात है, टीचर ने अप्रूव करना है तो काम होना है, उन्होंने गाइड, आइडिया भी तो पिच करते हैं ना, वो मिलजुल के ही होता था। लेकिन यह है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ काम ऐसा भी था जो सर कहते थे इसे उठा के बाहर फेंक दो, और कुछ काम ऐसा भी होता था जो वो कहते थे कि ये मतलब वाओ दिस इज़ अमेजिंग। तो दोनों तरह का रिस्पॉन्स था। मैंने बीच में कुछ बहुत अजीब अजीब सा काम भी था जो मुझे खुद नहीं यकीन होता था कि ये मैंने किया है, मतलब बहुत फजूल और अजीब सा। तो उस पर फिर जब डांट भी पड़ती थी और अच्छे काम पे अप्रिसिएशन भी मिलती थी। अब आप इतनी टैलेंटेड हैं, नई नई चीज़ें बना के पेश करती हैं, तो कोई एग्जिबिशंस वगैरह भी करती हैं आप अपनी? हाँ जी, मैं एग्ज़िबिशंस करती हूँ। मेरी तकरीबन इस साल हो गई हैं, कोई 6 से 7 एग्ज़िबिशंस हुई हैं। अभी फिर जनवरी में अभी है रिसेंटली। उसके अलावा भी काम प्रोड्यूस करती रहती हूँ ताकि डिस्प्ले होता रहे। तो वो सिर्फ डिस्प्ले की हद तक है या आप अपना जो आर्ट है वो सेल आउट वगैरह प्रोडक्ट्स भी देती हैं लोगों को? फुल ऑर्डर पे भी काम कर लेती हूँ। और जो एग्जीबिशन में डिस्प्ले होता है, कभी वो गैलरी से ही सेल हो जाता है, कभी वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम वगैरह से सेल हो जाता है, कभी कोई ऑर्डर आ जाता है, जैसे कस्टमाइज़ काम होता है। तो हर तरह का काम है। वैसे सवाल करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इनको पहले पता चल गया मैं क्या सवाल करने वाली हूँ। फिर भी एक आइडिया दे दें कि एक प्रोडक्ट अगर आपने कुछ बनाया है तो क्या उसकी अमाउंट होती है, कितना कॉस्ट होता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि कभी मेरे सिर्फ प्रोडक्शन के टाइम पे ही मेरे 20,000 25-30 तक और अभी ये काम मैं आपको तब बता रही हूँ जब मैं थीसिस कर रही थी। ये अभी के रीसेंट रेट्स नहीं है। तो अभी तो 25 जिस पे मेरा लगता था उस पे अब मेरा 35-40 लगता है। तो फिर मैं ज़ाहिर है वो एटलीस्ट उसको डबल करके सेल करती हूँ। एटलीस्ट मिनिमम क्या प्राइस? जो उस पे 30 लगेगा वो 60 का होगा, इस तरह तकरीबन 60-70। तो नाज़रीन, ये थी समारा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका आर्ट देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने देखा कि समारा कितना मुनफरिद किस्म की कैलीग्राफी करती हैं और अपना आर्ट दुनिया को भी दिखा रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।